कोहराम। देवताओं की सृष्टि अपूर्ण है, बहुत कमियां है उसमें। देवताओं ने जीवन चक्र के उच्चतम स्तर पर मानव की रचना की है, जो इस ग्रह पर राज करता है। झूठ, छल, कपट, लालच, ईर्ष्या और आपराधिक प्रवृत्ति से भरा यह मानव इस ग्रह को उन्नति की राह पर ले जाने के बजाय विनाश के रास्ते पर ले जा रहा है। इसीलिए खत्म होने पड़ेगा देवताओं की इस सृष्टि को, ताकि इस ग्रह पर मैं हरुओं की सृष्टि की रचना कर सकूं। ऐसी सृष्टि जो हर चीज में देवताओं की सृष्टि से ज्यादा श्रेष्ठ होगी, चाहे इसके लिए मुझे करना पड़े विनाश या मचाना पड़े कोहराम। महानगर और राजनगर के बीच में स्थित अक्सर सुनसान रहने वाली पहाड़ियों पर आज काफी हलचल थी। सबकी निगाहें तारों से भरे हुए काले आसमान पर टिकी हुई थी। सबको एक ही चीज की तलाश थी, मिलेनियम कॉमेट, यानी सहस्त्राब्दी पुच्छल तारा। अब तक नजर क्यों नहीं आ रहा है? इतने बेसब्र मत बनो प्रोफेसर सब्रवाल, वरना सिर पर जो दो चार सफेद बाल बचे हैं ना, उनको भी टेंशन में नोच डालोगे। हमारी गणना के हिसाब से इस पुच्छल तारे ने लगभग 50 लाख साल पहले हमारी पृथ्वी को विजिट किया था। अब जो चीज 50 लाख साल बाद आ रही है, उसके लिए कुछ घंटों का इंतजार क्या मायने रखता है? हाँ, ये तो है, पर इस गणना पर मुझे यकीन नहीं है। 50 लाख साल एक लंबा चक्कर होता है। 1 लाख साल तक तो मैं मान लेता, पर को छोड़ सब बाल और रेडियो टेलीस्कोप की स्क्रीन पर नजर गड़ा ले। मिलेनियम कॉमेट अभी अभी हमारी चांद पर स्थित टेलीस्कोप की रेंज में आ गया है। पीप 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 पीप। वाओ, ब्यूटीफुल सेठी। यह पुच्छल तारा पृथ्वी के इतने पास से गुजरेगा जितने पास से आज तक कुछ भी नहीं गुजरा। गोल्डन चांद से पुच्छल तारे के रहस्यमय केंद्र के अध्ययन का। अपनी टेलीस्कोप को इसके केंद्र पर फिक्स कर दो। संसार भर के वैज्ञानिकों के साथ साथ संसार के हर उस शख्स की आंखें आकाश पर ही जमी थी जिसके इलाके से पुच्छल तारा नजर आ रहा था। वाह, ये तो भगवान का तरीका लगता है हमको हैप्पी मिलेनियम कहने का। ये तो चांद से भी ज्यादा चमक रहा है, और इसकी पूंछ तो देखो, क्या लंबाई है। लेकिन ऐसे भी कई शख्स थे जिनके पास यह नज़ारा देखने का समय नहीं था, क्योंकि चाहे कोई भी शताब्दी हो या कोई भी सहस्त्राब्दी हो या कोई भी खास मौका हो, अपराध होना कभी बंद नहीं होते, और न ही अपराध विनाशकों को चैन लेने देते हैं। अपराध और न्याय की यह लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक इंसान इस पृथ्वी पर मौजूद है, और या जब तक यह सृष्टि मौजूद है, क्योंकि बुराई की जड़ को जड़ से खत्म करने के लिए इस पूरी वर्तमान सृष्टि को ही बदलना पड़ेगा, और इसके लिए शायद किसी नई सृष्टि के रचयिता को इस ग्रह पर उतरना पड़ेगा। हर इंसान इस रहस्यमय पुच्छल तारे मिलेनियम कॉमेट को जी भर के देखना चाहता था, लेकिन कुछ लोग इस नज़ारे को हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहते थे। प्रोफेशनल फोटोग्राफर रमेश खन्ना भी ऐसे ही लोगों में से एक था। एकदम परफेक्ट जगह है। एक तो इस रेगिस्तान से मुझे पुच्छल तारे का एक बहुत बढ़िया व्यू मिलेगा, और दूसरे मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब करने वाला दूर दूर तक कोई भी नहीं है। वहाँ से दूर पहाड़ियों पर भी मिलेनियम कॉमेट के उस रूप को भी कैद किया जा रहा था, और साथ ही उसकी जानकारी को भी। आश्चर्यजनक, अमेजिंग। डॉक्टर सेठी, जरा इधर आओ। देखो चांद पर मौजूद लूनर टेलीस्कोप कॉमेट की केंद्र में क्या दिखा रहा है। ओ माय गॉड, यह तो किसी प्राणी की आकृति लग रही है, परंतु किसी जीवन का संकेत देने वाले हमारे यंत्र यानी बायोलॉजिकल स्कैनर तो कुछ भी नहीं बता रहे हैं। लेकिन ऊर्जा को मापने वाला मेरा यंत्र यानी एनर्जी रजिस्टर बहुत कुछ बता रहा है डॉक्टर सेठी। यह देखो, इस यंत्र के सेंसर हमारे सूर्य जैसे 5000 सूर्यों की ऊर्जा तक को माप सकते हैं। लेकिन इस कॉमेट के केंद्र की ऊर्जा को मापते समय इसकी सुई इससे भी आगे घूमना चाहती है। यानी इस कॉमेट के केंद्र की आकृति जीवित नहीं है, बल्कि किसी ऊर्जा का एक रूप है, और उसमें 5000 सूर्यों से भी ज़्यादा ऊर्जा है। एग्जैक्टली। लेकिन इतनी ऊर्जा होने के बावजूद भी इस कॉमेट के केंद्र का तापमान शून्य से कई डिग्री कम है। यह पुच्छल तारा हमारे अनुमान से कहीं कहीं ज़्यादा रहस्यमय है। वह तो है, लेकिन यह है क्या? यह सवाल जवाब पाने की इच्छा से नहीं पूछा गया था, लेकिन फिर भी इस सवाल का जवाब पूरी दुनिया को जल्द ही मिलने वाला था। रेगिस्तान में यह क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पुच्छल तारे की गति एकाएक कम हो गई हो, पर ऐसा कैसे हो सकता है?
यह तो किसी ऐसे इंसान की तरह व्यवहार कर रहा है जो रास्ते में चलते चलते किसी चीज को ध्यान से देखने के लिए अपनी रफ्तार थोड़ी कम कर देता है। अब अब इसमें से एक टुकड़ा अलग हो रहा है और मुझे लगता है कि यह टुकड़ा मेरी तरफ ही आ रहा है। अबे रमेश के बच्चे, किस बुरी घड़ी में तुझने इस पुच्छल तारे की फोटो लेने का ख्याल आया था? उस टुकड़े की गिरने की गति रमेश की भागने की गति से हजारों गुना ज्यादा थी। मर गया, मर गया, इसके टकराते ही यह पूरा इलाका एक गड्ढा बन जाएगा। लेकिन वह टुकड़ा रेतीले जमीन से टकराया नहीं, बल्कि अरे अरे यह तो ऐसे गिरा है जैसे यह पुच्छल तारे का टुकड़ा ना होकर किसी चिड़िया का पंख हो। यह आखिर चीज क्या है यार? रत्न जैसे चमकते उस पत्थर पर दौड़ रही रंग बिरंगी चमकीली बिजलियां रमेश खन्ना को डराने की बजाय और आकर्षित कर रही थी। रमेश उस पत्थर की तरफ 2 कदम बढ़ा और ऐसा करते ही वह उस रोशनी के घेरे में आ गया जो चमकते पत्थर से फूट फूट कर वातावरण में चारों तरफ बिखर रही थी। और उसके कदम वहीं पर जमकर रह गए। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, यह क्या? इस पत्थर में से कुछ निकलकर मुझ पर लपक रहा है। रमेश के कुछ समझ पाने से पहले ही ऊर्जा से बनी वह आकृति रमेश के शरीर को अपने आगोश में ले चुकी थी। कुछ देर तक रमेश के तड़पते शरीर से चीखें उबलती रहीं और धीरे धीरे वे चीखें एक विचित्र सी हंसी में बदल गई और साथ ही बदल गया था रमेश का रूप। वैसे अपने एनर्जी रूप को द्रव्य यानी मैटर में बदलने के लिए मुझे अपनी काफ़ी शक्ति खर्च करनी पड़ती, लेकिन इस प्राणी के यहाँ पर मिल जाने से सब कुछ आसान हो गया। मैंने इसके शरीर को अपना ही रूप दे दिया। वैसे यह होना होना ही था, क्योंकि हर कभी असफल नहीं होते। हा 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 हा। और वह इसलिए क्योंकि हरु सबसे श्रेष्ठ हैं और हरुओं की सृष्टि भी सर्वोत्तम है। इस अनंत ब्रह्मांड में सृष्टि के कई केंद्र हैं, क्योंकि कोई भी एक शक्ति ब्रह्मांड में फैले असंख्य ग्रहों पर जीवन की उत्पत्ति और उसका विकास नहीं कर सकती। जैसे यहाँ से 40 लाख करोड़ प्रकाश वर्ष दूर के ब्रह्मांड भाग में हमारी यानी हरुओं की सृष्टि पनपती है, वैसे ही यह क्षेत्र देवताओं की सृष्टि के अधीन है और देवताओं के लिए यह ग्रह पृथ्वी सबसे विशेष और प्यारा ग्रह है। वे इस ग्रह के जीवन की उत्पत्ति पर विशेष ध्यान देते हैं और यही कारण है हरुओं के पृथ्वी पर खास नज़र रखने का। अगर हम इस ग्रह पर अपनी सृष्टि को देवताओं से बेहतर सिद्ध कर सकें तो देवता अपने आप हार मान लेंगे और उसके बाद ब्रह्मांड के इस भाग पर हरुओं की सृष्टि पनपेगी। आज से लगभग 40 करोड़ पृथ्वी वर्ष पहले हम देवताओं को चुनौती दे चुके हैं। हमने इसी ग्रह पर उसकी उस सृष्टि का विनाश कर डाला था, जिसको पृथ्वी की भाषा में शायद सरीसृप कहते हैं। उसके बाद हम हर 50 लाख वर्ष पृथ्वी के अंतराल पर इस ग्रह को देखने आते हैं, परंतु ऐसी पनपती सृष्टि इसी बार नजर आई है, यानी देवताओं ने इस पृथ्वी पर किसी नई सृष्टि को रचा है। पिछली बार तो हमने एक उल्का पिंड के माध्यम से पृथ्वी पर सृष्टि का नाश किया था, परंतु इस बार मुझे इस ग्रह पर खुद उतरना पड़ा है, क्योंकि इस बार देवताओं से हमारी लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी। वे जीते तो हम इस क्षेत्र की तरफ कभी मुख नहीं करेंगे, और अगर हम जीते तो उनको ब्रह्मांड का यह भाग भी हमारी सृष्टि के लिए छोड़ना पड़ेगा। अब देखना यह है कि देवताओं की यह नई सृष्टि कैसी है और वह हरुओं की सृष्टि के सामने कैसे टिक पाती है। देवताओं से सीधे युद्ध में तो हमारा, उनका और इस ब्रह्मांड का सभी का विनाश हो जाएगा। इसीलिए यह युद्ध हमारे प्यादे लड़ेंगे, और चूंकि यहाँ पर हरुओं का प्यादा तो कोई है नहीं, इसीलिए देवताओं की सृष्टि में से ही किसी प्राणी को चुनकर अपना प्यादा बनाना पड़ेगा। जैसे यह प्राणी। ले, देवताओं की सृष्टि के प्राणी, मुझसे हरुओं की शक्ति ऊर्जा प्राप्त कर और इसी ऊर्जा से देवताओं की सृष्टि के विनाश का शुभारंभ कर दे। यह है हरुओं की शक्ति का एक विकराल रूप। अब जा और सबसे पास में देवताओं की जो भी सृष्टि है उसको सृष्टि के भी पहले वाले रूप में पहुंचा दे, नष्ट कर दे, जा। उस रेगिस्तान के सबसे पास जो सृष्टि मौजूद थी वह महानगर नाम का शहर था, और इस सृष्टि में देवताओं के अलावा मानवों का भी योगदान था। इस नगर को नष्ट करना भी कोई हंसी खेल नहीं था, क्योंकि महानगर का संरक्षक था नागराज। मिल गया मुझे, वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मिल गया जिसको इस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंपनी ने करोड़ों रुपए की लागत से रक्षा मंत्रालय के लिए बनाया है। हम देश के गद्दार नहीं हैं, इसीलिए इनको किसी दुश्मन देश को नहीं बेचेंगे।
लेकिन अगर इस कंपनी को यह सॉफ्टवेयर वापस चाहिए तो करोड़ों का यह सॉफ्टवेयर हम सिर्फ 50 लाख में वापस कर देंगे। 50 लाख तो नहीं, लेकिन अगर तुमने इसे तुरंत इसकी जगह पर वापस नहीं रखा तो कम से कम 50 लाख जरूर लगेंगी। नागराज, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तुझे पुच्छल तारा देखने का शौक नहीं है क्या? मुझे तारे देखने का तो नहीं, पर दिखाने का शौक जरूर है। धड़ा! अब कहो अपने आदमियों से कि भून डालो नागराज को। कहूंगा तो जरूर, लेकिन यह भूनना सचमुच का भूनना होगा नागराज, और तू भूनेगा नागराज, खुद आगे बढ़कर भूनेगा। ऐसा क्यों? तूने मुझे अपना गुलाम कब बनाया, यह मुझे याद नहीं आ रहा है। मैंने तुझे गुलाम नहीं बनाया है नागराज, बल्कि उनको गुलाम बनाया है। देख, जिनका तू गुलाम है, यानी प्यारे प्यारे छोटे छोटे मुलायम चमड़ी वाले बच्चे। अब आगे बढ़ और जल, वरना एक ही धमाके से इसकी खोपड़ी में सुराख बन जाएगी। मैं अपनी फुंकार छोड़कर इस बच्ची के पकड़े आदमी को बेहोश तो कर सकता हूँ, लेकिन वह फुंकार इस छोटी बच्ची पर घातक असर भी कर सकती है। फिलहाल जलने के सिवाय और कोई चारा नहीं है, पर जलने से पहले मैं अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दूँ। इधर नागराज की कलाई से नाग रस्सी निकलकर नीचे गिरनी शुरू हुई और उधर नागराज का शरीर झुलसना शुरू हो गया। नहीं, नागराज अंकल को मत जलाओ, मुझे मार डालो, पर नागराज को मत जलाओ। ओए चुप, तुझे मारकर हमको क्या मिलेगा? नाग रस्सी टेबलों की आड़ में छिपती हुई अपना रास्ता तलाशती जा रही थी और उधर नागराज चकित होता जा रहा था। कमाल है, यह आग इतनी देर से मेरे शरीर से टकराते रहने के बावजूद मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रही है। ऐसा क्यों? खैर, इस पर तो मैं बाद में गौर करूंगा। अभी तो नागरस्सी से मुझे जो मानसिक संकेत मिल रहे हैं, उसके अनुसार सर्परस्सी उस गुंडे के पैर से जाकर चुपचाप लिपट गई है जो बच्ची को बंधक बनाए हुए है। अब मुझे इस रस्सी को सिर्फ एक मामूली सा झटका देना है और वह गुंडा नीचे आ गिरेगा। इसके बाद का काम एकदम आसान है। मुझे ऐसे कमीनों से सख्त नफरत है जो अपनी जान बचाने के लिए बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। इस बार तो मैं तुझे तेरी हड्डियां बख्श दे रहा हूँ, पर आइंदा ऐसा कभी किया तो तेरे बदन से तेरा पिंजर ही बाहर निकाल दूंगा। सॉफ्टवेयर रख दिया, जगह पर रख दिया। शाबाश, अब मैं तुझे और तेरी गैंग को सही जगह पर पहुंचा दूँ, पुलिस लॉकअप में। अब जाओ और अपना जुर्म बताकर अपने आप खुद पुलिस के हवाले कर दो। जब तक ऐसा नहीं करोगे तब तक मेरा एक सर्प तुम सबके गले को कसे रहेगा। जाओ। सबके जाने के बाद अब सिर्फ तुझे तेरे घर पहुंचाना है, पर मुझे यह समझ में नहीं आया कि आग से मैं झुलसा क्यों नहीं। वह मेरे कारण नागराज। शीतनाग कुमार की शीत शक्तियों के रहते भला किसी आग की क्या मजाल है जो तुम्हें आँच भी दे सके। अरे तुम्हारा शरीर अब मेरा घर है नागराज, और मैं अपने घर को कोई भी नुकसान पहुंचने नहीं दूंगा। ओह, यह तो मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। खैर, देर से ही सही, पर समझा तो सही। अरे यह क्या हो रहा है? पूरी बिल्डिंग थरथरा क्यों रही है? हमको इसका तुरंत बाहर निकलना होगा, और इसका सबसे अच्छा तरीका नाग रस्सी है। अच्छा, तो बिल्डिंग के टूट टूट कर गिरने का कारण यह है, पर यह है क्या? ऐसा नमूना कम से कम भगवान तो नहीं बना सकता। ये अपने पूंछ पर लगे थरथराते वाइब्रेटर को इमारत से सटाकर ऐसे कंपन पैदा कर रहा है जिनसे बिल्डिंग गिर रही है। ऐसी थरथराती दुम तो सिर्फ रेगिस्तान सर्पों इलाकों में पाए जाने वाले रैटलर सर्पों में मिलती है, पर इस प्राणी का रूप तो किसी भी कोण से रैटलर सर्प से मेल नहीं खाता। खैर, जो भी हो, मुझे इसको रोकना होगा। सुनो, इस बच्ची को अपना पता मालूम है, इसको इसके घर पहुंचा देना। ठीक है नागराज, मैं तो वैसे भी यहाँ से भाग ही रहा था, अब इसके घर की तरफ भाग लूंगा। नागराज उस सर्प प्राणी की तरफ घूमा और वह दृश्य देखकर उसका पूरा शरीर सिहर उठा। उफ! देखकर भी यकीन नहीं हो रहा है। इसने अपने मुख से भीषण उष्मा लहरें निकालकर पूरे इमारत के मलबे को ऐसे विखंडित कर दिया है जैसे कपूर की टिकिया हवा में खुल जाती है। यह तो शुक्र है कि इस सरकारी बिल्डिंग में रात की वजह से कोई भी नहीं था, वरना न जाने कितनी जाने एक साथ चली जाती। अब सबसे पहला काम इसको इमारतों और नागरिकों से दूर करना है, और इसके विशालकाय शरीर को दूर हटाने का काम सिर्फ मेरे ध्वंसक सर्प ही कर सकते हैं। धड़ाक बड़ाम बड़ाम! ध्वंसक सर्प तीन तीन के गुच्छों में बंधकर सर्प प्राणी के शरीर से टकराए, और इन भीषण धमाकों ने सर्प प्राणी को पीछे ढकेल दिया। आहा! यह देवताओं और हरुओं की सृष्टि के बीच में पहला संघर्ष है,
और यह पहली लड़ाई तो हरू शक्ति ही जीतेगी। सिर्फ एक मानव मेरी हरू शक्ति को हरा नहीं सकता। यह युद्ध देखने में मजा आएगा। नागराज के लिए यह युद्ध कम से कम मजेदार तो नहीं था। आह, इसकी भीषण ज्वाला मुझसे कम से कम 1 फुट की दूरी से गुजरी है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे सारा शरीर किसी भट्ठी के अंदर जल रहा हो। ऐसी किसी ऊर्जा का सामना मैंने पहले कभी नहीं किया। यह बहुत शक्तिशाली है। यह लड़ाई जल्दी से जल्दी खत्म करनी होगी, और यह काम इसके खुले मुंह में ध्वंसक सर्प डालकर किया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे कुछ दिनों पहले मैंने वैद्याचार्य भविष्य धाम में एक विशालकाय बिच्छू को बेहोश करके किया था। बस इस बार का वार उस वार से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा। इस संबंध में विस्तार से जानने के लिए पढ़ें राज का राज। ध्वंसक सर्पों की टोली सर्प प्राणी के खुले मुख के अंदर घुसती चली गई, और एक कर्णभेदी धमाके ने सर्प प्राणी के सिर के चीथड़े उड़ा दिए। उफ! इसका सर फटने से इसके शरीर के अंदर से ऊर्जा की लहरें भी बाहर निकल रही हैं। खैर, यह प्राणी तो नष्ट हो गया। नागराज की खुशी ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी, क्योंकि अगले ही पल अरे अरे, वह ऊर्जा तो इसके शरीर के हर चिथड़े को वापस खींचकर इसका सिर दोबारा बना रही है। यानी मामला वहीं का वहीं रह गया। यह हरू शक्ति है मानव, अनस्वर हरू शक्ति। यह प्राणी तुझसे तो क्या, देवताओं तक से हार नहीं सकता। मेरे पास खेल के लिए समय नहीं है। इस मानव से पीछा छुड़ाना ही होगा, और उसके लिए इसे मृत होना पड़ेगा। उस सर्प प्राणी को किसी किस्म का आदेश मिल चुका था। इस बार उसके मुख से निकली उष्मा लहरें से बचने के लिए नागराज एक बार फिर से उछला, लेकिन इस बार वह सर्प प्राणी की चाल का शिकार बन गया। सर्प प्राणी की दुम पर उठे वाइब्रेटर से वैसा ही और कंपन निकलकर नागराज के शरीर से आ चिपका। आह! और नागराज का शरीर किसी चक्रवाती तूफान में घिरे सूखे पत्ते की तरह थर थर कांपने लगा। आह! यह क्या हो रहा है? मेरा पूरा शरीर अंदर तक पूरी तरह से थरथरा रहा है, और इस थरथराहट के कारण मेरे सूक्ष्म सब भी आपस में टकराकर नष्ट हो रहे हैं। मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। यह कंपन तो मेरे शरीर से अलग अलग हो ही नहीं पा रहा है, और ये पैर से जो कंपन जमीन में जा रहे हैं उसके कारण जमीन भी टूट टूट रही है, और मेरा शरीर इसमें धंस रहा है। मैं इसको रोक नहीं पा रहा हूँ। क्या यही जमीन मेरी जिंदा कब्र बन जाएगी? नागराज ने अपने शरीर को जमीन में न धंसने देने के लिए जी तोड़ कोशिश शुरू कर दी, लेकिन न तो कंपन रुके और न ही उसका धंसना। धीरे धीरे जमीन ने नागराज को चारों तरफ से अपने आगोश में ले लिया। आह! अब तो मेरा दम भी घुट रहा है। मेरे फेफड़े में भरी जीवनदायी वायु तो पहले ही कंपनों के कारण बाहर निकल चुकी है। मुझे बाहर निकलना ही होगा, निकलना ही होगा। अचानक छटपटाते नागराज ने बाहर निकलने का प्रयत्न करना छोड़ दिया। यह मैं क्या मूर्खता कर रहा हूँ। इस कंपनों ने मेरी सोचने समझने की शक्ति को भी हिला दिया है। मुझे बाहर निकलने के प्रयत्न करने के बजाय और नीचे जाना चाहिए, और जितनी जल्दी मैं नीचे पहुंचूंगा उतनी ही शीघ्रता से आज़ाद हो पाऊंगा। पर नागराज क्या सोच रहा था? शायद कंपनों ने सचमुच उसकी बुद्धि को सोचने लायक नहीं छोड़ा था, या शायद छोड़ा था। आहा! मैं जमीन में लगभग 100 मीटर नीचे पहुंच गया हूं, और इस स्तर पर भूमिगत जल का स्रोत आ जाता है। पानी के अंदर मेरा शरीर डूबते ही मुझे थोड़ा आराम तो अवश्य मिलेगा, क्योंकि हवा से कहीं ज़्यादा ठोस माध्यम होने के कारण पानी मेरे शरीर के कंपनों को शिथिल कर देगा। अब मैं ठीक से सोच समझ सकता हूँ। यह कंपन मेरे शरीर से नहीं बल्कि मेरी खाल से चिपका हुआ है, और ना मानव होने के कारण मेरे अंदर केंचुली बदलने यानी अपनी खाल की ऊपरी परत को उतार सकने की क्षमता है, और ऊपरी परत के उतरते ही इस खाल से चिपक कंपन भी मेरे शरीर से अलग हो जाएगा। अब मेरे फेफड़े में हवा भी लगभग खत्म हो चुकी है, और केंचुली बदलने के बाद जो मुझे कमजोरी लगती है वह भी लग रही है। और यह कमजोरी थोड़ी इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि इस कंपन की वजह से मेरे कई सूक्ष्म सर्प नष्ट हो गए हैं। ऐसी हालत में मुझे जमीन के बाहर तेजी से निकलने में जो ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी वह सतह तक पहुंचने लायक मुझे इस हालत में ही नहीं छोड़ेगी कि मैं इस अजीबोगरीब प्राणी का सामना कर सकूं। शीतनाग कुमार, सौडांगी, नागू, तुम सब मेरे शरीर से बाहर आ जाओ। एक तो मुझे इस प्राणी को नष्ट करने में तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी, और दूसरे मैं नहीं चाहता कि मुझे नुकसान पहुंचने पर तुम सबको भी कोई नुकसान पहुंचे। हरू यह दृश्य देखकर चौंक उठा। यह कैसे हो सकता है? इस मानव ने हरू शक्ति से भरे उस कंपन को अपने शरीर से अलग कैसे किया,
और अब से इसके शरीर के अंदर से और भी मानव निकल रहे हैं। यह कैसी सृष्टि है? मुझे इस मानव को नष्ट करना ही होगा। हरु शक्ति इस ग्रह पर पहले ही लड़ाई नहीं हार सकती। अगले ही पल अपनी शक्ति समेट रहे नागराज को भस्म करने के लिए एक उष्मा किरण उसकी तरह लपक पड़ी। लेकिन उस किरण की उष्मा उस पर्व की मोटी दीवार को भाफ बनाने में खर्च हो गई, जिसे शीतनाग कुमार ने रास्ते में खड़ा कर दिया था। शीतनाग कुमार अपनी सारी बर्फीली शक्तियां खर्च कर देगा, पर नागराज का बाल तक झुलसने नहीं देगा। वैसे तुझे शीतनाग कुमार इस लायक छोड़ेगा ही नहीं कि तू नागराज को नुकसान पहुंचा सके। उस बर्फीली कैद ने सर्प प्राणी के मुंह को बंद कर उष्मा लहर निकलने का रास्ता ही रोक दिया, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। बर्फीली कैद तड़तड़ा कर टूट गई और टुकड़े वापस शीतनाग कुमार की तरफ आ उड़े। कड़ाका! यह तो दहकती बर्फ है। ऐसा तो असंभव है। बर्फ कभी गर्म नहीं हो सकती। यह गर्मी मेरी बर्फीली शक्ति छीन रही है। मैं अपने होश खो रहा हूं। यह हरुओं की शक्ति के नियम है शीतनाग कुमार। हमारी सृष्टि में दहकती बर्फ भी हो सकती है। अब आगे देखता जा मैं क्या क्या करता हूं। राजकुमारी जी तो माधुरी दीक्षित सॉरी नैने के ख्यालों में खो गए। अब हम क्या करें सौडांगी दीदी? मैंने सुना है कि तुम थोड़े बहुत मंत्र तंत्र भी जानती हो। इस सीन में थोड़ा स्पेशल इफेक्ट डालो ना। मेरा तंत्र ज्ञान बहुत सीमित है नागू। मुझे पता नहीं है कि वह इस प्राणी को कुछ नुकसान पहुंचा पाएगा भी या नहीं। फिर भी मैं कम से कम इसका ध्यान तब तक तो बटा ही सकती हूँ, जब तक नागराज अपनी शक्ति समेत कर इससे लड़ने योग्य ना हो जाए। अगले ही पल, उई, यह क्या है दीदी? स्पेशल इफेक्ट की जगह हॉरर इफेक्ट डाल दिया। घबराओ मत नागू, यह प्राणी तंत्र ऊर्जा से बना है। यह एक प्रकार का भ्रमजाल है, असली नहीं है। और इसके वार भी इस सर्प प्राणी के शरीर पर नहीं बल्कि दिमाग पर असर डाल रहे हैं। यह प्राणी सचमुच में मार नहीं खा रहा। इसको सिर्फ ऐसा आभास हो रहा है कि यह पिट रहा है। तंत्र ऊर्जा? तू मेरे हरु प्राणी को भ्रमित कर रही है। अब तो सर्प प्राणी भी तेरी तंत्र ऊर्जा का जवाब हरु ऊर्जा से देगा। और लगभग तुरंत ही मार खा रहे सर्प प्राणी के शरीर से हरु ऊर्जा की एक आकृति अलग होने लगी, और ऊर्जा आकृति के संपर्क में आते ही तंत्र आकृति वैसे ही फट पड़ी जैसे पिन चुभाने पर हवा भरा गुब्बारा फट उठता है। सौडांगी दीदी, यह क्या हो गया? हमारा हीरो तो पिट गया और अब लगता है कि हमारी बारी है। कुछ करो जल्दी। मैं तो जो कर सकती थी वो मैंने कर दिया है। मुझे क्या पता था कि इससे हमारी मुश्किल और भी बढ़ जाएगी। ऊर्जा आकृति का पहला वार तो दोनों ने बचा लिया, लेकिन सौडांगी दूसरा वार नहीं बचा पाएगी। उफ। दीदी, अरे मेरी मणि कहाँ है? याद आया, उसी तो मैंने खुद ही त्याग दिया था, और अब मेरे प्राण मुझे त्याग देंगे। फिर नागराज को कौन बचाएगा? अब मेरे सिवा दुनिया में उसका है ही कौन? अरे मणि, कहाँ है तू? ए भाई, तू भी तो सांप ही लग रहा है। मैं भी तो सांप ही हूँ, इच्छाधारी सांप। तू बड़ा सांप है और मैं छोटा सांप हूँ। यानी तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई। लड़ाई किस बात की? अब सिर्फ मैं ही इसको उलझा कर रख सकता हूँ, लेकिन यह काम मुझे ज़्यादा देर तक नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि नागराज की शक्ति लगभग वापस आ चुकी है। नागराज पल भर में सारा घटनाक्रम समझ गया। उफ! इस प्राणी के शरीर से जो ऊर्जा प्राणी निकला है वह इसके हाथों से किरणों द्वारा जुड़ा हुआ है। नागू को बचाने के लिए मुझे इन किरणों का स्पर्श इसके शरीर से तोड़ना होगा, और संपर्क तोड़ने का सबसे सीधा रास्ता यही है कि मैं इसके हाथ ही काट डालूं। खचाक! अब इसके शरीर के बाहर की ऊर्जा फिर से इसके शरीर की तरफ लपकेगी और इसके हाथ भी जुड़ जाएंगे। लेकिन जब तक ऊर्जा वापस इसके शरीर में नहीं समाती, तब तक वह इतना कमजोर तो जरूर रहेगा कि मेरी अति तीव्र विस्फुंकार इसे बेहोश कर सके। ओह! मेरी अति तीव्र विस्फुंकार भी इसको सिर्फ आधा बेहोश कर पाई है। अब मैं क्या करूं? कैसे रोकूं इस प्राणी को? यह प्राणी एक मामूली सर्प है नागराज। इसके अंदर एक अजीब किस्म की ऊर्जा भरी है, जिसने इसको यह रूप दिया है। यह हमको इसका स्पर्श करने से पता चल गया। यानी जब तक इसके अंदर वह अजीब ऊर्जा भरी रहेगी, तब तक इसका यह रूप भी नष्ट होकर भी बनता रहेगा, और वह ऊर्जा बाहर निकलते ही फिर से इसके शरीर में समा जाती है। ऐसी हालत में इसको नष्ट करना तो दूर, निष्क्रिय करना भी असंभव लगता है। नहीं नागराज, एक रास्ता है।
नागफनी सर्प का मानसिक संकेत मैंने भी सुन लिया है। इस ऊर्जा को कैद करके रखा जा सकता है। शीतनाग कुमार, तुम होश में आ गए। इस ऊर्जा को तो सिर्फ इस प्राणी के शरीर में ही कैद करके रखा जा सकता है। बिल्कुल सही नागराज। और इस प्राणी को तुम अपने शरीर में कैद करके रख सकते हो, ठीक वैसे ही जैसे तुमने मुझको अपने शरीर में कैद किया था। मेरी ही तरह यह प्राणी भी एक सर्प है और इस वक्त यह अर्धमूर्छित अवस्था में भी है। इस विषय में पूरा जानने के लिए पढ़े नागराज का विशेषांक फन। तुम्हारी बात में दम है शीतनाग कुमार। वैसे भी यह करके देखने में कोई नुकसान नहीं है। जल्दी करो नागराज। पूरी ऊर्जा इसके शरीर में पहुंचते ही यह फिर से पूरी तरह से होश में आ जाएगा। नागराज की सर्प सेना तेजी से सर्प प्राणी को ढकने लगी। नागराज की सर्प सेना को ढकने की गति ऊर्जा के सर्प प्राणी के शरीर में वापस पहुंचने की गति से ज्यादा तेज थी। कुछ ही पलों के अंदर हजारों सर्पों ने सर्प प्राणी के विशालकाय शरीर को पूरी तरह से ढक लिया था और सर्प प्राणी का शरीर पूरी तरह से ढकते ही सर्प खोल सूक्ष्म रूप में आना शुरू हो गया और इस दबाव ने सर्प प्राणी को भी सूक्ष्म करना शुरू कर दिया। हरू के कुछ भी सोच पाने से पहले ही सर्प प्राणी सूक्ष्म आकार में बाकी सर्पों के साथ नागराज की कलाई में समा रहा था। यह क्या हो गया? मैंने एक मामूली मानव में इतनी अधिक शक्ति होने की कल्पना भी नहीं की थी। इसने तो हरू प्राणी को ही अपने शरीर में समेट लिया। मेरी हरू शक्ति हार गई। देवताओं की एक मामूली सी सृष्टि से मात खा गई हरू शक्ति। मुझे क्रोध तो इतना अधिक आ रहा है कि मैं खुद इस मानव को नष्ट कर दूं, पर अब मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक इसके अंदर मेरी हरू शक्ति है तब तक मैं इसे मार नहीं सकता, और हरू शक्ति को नष्ट करने वाला वार अगर मैं करूं तो खुद भी नष्ट हो जाऊंगा, क्योंकि उस वार से पृथ्वी पर मौजूद सारी हरू ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। यह काम उतना आसान नहीं है जितना नजर आ रहा था। अब मैं देवों की सृष्टि के किसी भी प्राणी को अपनी हरू शक्ति नहीं दूंगा, वरना नतीजा उल्टा भी हो सकता है। अब मैं अपनी ही सृष्टि रचूंगा, नया प्राणी पैदा करूंगा। पदार्थ देवों की सृष्टि का ही होगा, लेकिन उसको रूप हरू शक्ति देगी, उसमें जान भी हरू शक्ति डालेगी। पदार्थ होगा यह रेत और उससे बनेगा मरेत। जा मरेत, तुझे न तो कोई अपने अंदर समेट सकता है और न ही नष्ट कर सकता है, पर तू सब कुछ नष्ट कर सकता है। जा जाकर मेरी हार को जीत में बदल दे, जा। लेकिन मैं तुझे उस दिशा में नहीं भेजूंगा जहां पर मेरा सर्प प्राणी अभी अभी परास्त हुआ है, क्योंकि एक तो वहां के मानव अब थोड़े सतर्क हो गए होंगे और दूसरे वहां पर मौजूद नागराज नामक मानव के अंदर भरी हर शक्ति तुझे नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसीलिए विपरीत दिशा में जा और सब कुछ मटिया मेल कर दे, कोहराम मचा दे इस पृथ्वी पर। महानगर से विपरीत दिशा में बढ़ते मरेत को राजनगर की चमचमाती रोशनियां जैसे बुलावा दे रही थीं कि आ और ख़त्म कर दे राजनगर को। राजनगर में फिलहाल तो माहौल काफ़ी खुशगवार था। ए श्वेता, सुन सुन, राज के 8:30 बजे इतने बैनर लेकर कहाँ जा रही है? इनमें दुनिया खत्म होने वाली भविष्यवाणी है क्या, जो हर पुच्छल तारे के आने पर की जाती है? सत्यानाश, लगा दी ना पीछे से टोक। कोई अच्छे काम पे जा रहा हो तो पीछे से आवाज़ नहीं लगाते, पर ये तुम क्या समझोगे? ये तो वही समझ सकता है जो अच्छा काम करने जाते हैं। गुस्सा मत कर बहन, ले, मैं पीछे से नहीं सामने से टोक देता हूँ। अब बता, दुनिया कब खत्म हो रही है, पुच्छल तारे के सामने या इसके जाने के बाद? दुनिया खत्म जरूर हो रही है, लेकिन पुच्छल तारे के कारण नहीं, पुच्छल तारे के ताकने वाले के कारण। इस ग्रह को इंसान खत्म कर रहा है और हर तरफ प्रदूषण फैलाकर, और इस प्रदूषण का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है प्लास्टिक और उससे बनने वाली बेहिसाब थैलियाँ। दुनिया भर में प्लास्टिक का जो कूड़ा इकट्ठा हो रहा है उससे पर्यावरण को गंभीर खतरा है। प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, यानी प्लास्टिक कागज़ की तरह अपने आप नहीं होता। इधर उधर फेंके गए प्लास्टिक के पैकेट और टुकड़े सीवरों में नलियों में जाकर सारा सिस्टम जाम कर देते हैं। गाय और कुत्ते जैसे सड़क के जानवर इनमें पड़े खाने के साथ इनको भी खा जाते हैं और गले में पैकेट फंस जाने के कारण मर जाते हैं। प्लास्टिक का बढ़ता कूड़ा पूरी दुनिया के लिए एक भयंकर खतरा है। इसीलिए आज हम बच्चों के साथ एक विशाल रैली निकालने जा रहे हैं, जिसका थीम है से नो टू प्लास्टिक, प्लास्टिक से तौबा कर लो। वाह वाह वाह, भाषण तो बड़ा ही जोरदार और इम्प्रेसिव है, लेकिन तुझे अपनी रैली निकालने के लिए यही दिन और समय मिला था। आज तेरी बात कौन सुनेगा? सब तो मिलेनियम कॉमेट देखने में बिजी हैं।
यही तो, आज पूरा राजनगर या तो घरों से बाहर घूम रहा है या अपनी खिड़की छतों से झांक रहा है। आज तो मेरी बात सब सुनेंगे ही सुनेंगे। और फिर भी किसी ने तेरी बात नहीं सुनी तो उसका भी इंतजाम श्वेता जीनियस ने किया हुआ है। हमारी रैली में राजनगर का सुपर हीरो भी शामिल होगा और उसको देखने के लिए तो भीड़ उमड़ेगी ही उमड़ेगी। राजनगर का सुपर हीरो, ओह हो, समझा। तू बाद में मैसेज भेजकर मुझे बुलाती और मुझे सरप्राइज देती। बता बता मुझे कहाँ पर और कितने बजे पहुँचना है, मैं पहुँच जाऊँगा। भैया, फिर तो तुम्हारे लिए सरप्राइज नहीं शौक है, क्योंकि हमने राजनगर के सुपर हीरो सुपर कॉप इंस्पेक्टर स्टील को बुलाया है, तुमको नहीं भाई। तुम तो भाई बिजी सुपर हीरो हो ना, पता नहीं आ पाते या नहीं। अच्छा ठीक है, मैं तो तेरा दिल रखने के लिए समय निकाल रहा था। आज तो तू मुझे बहुत काम है। तूने स्टील को बुलाकर एकदम ठीक किया। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर रैली। सॉरी भैया। भैया शायद थोड़ा झेप गया था, मैं इसलिए चुपचाप निकल जाना चाहती थी। वैसे तो मैं भैया को ही रैली में ले जाती, लेकिन हमारी रैली के अंत में इंस्पेक्टर स्टील अपनी मेगा गन द्वारा प्लास्टिक के थैलियों के ढेर में आग लगाएगा, ताकि प्लास्टिक के विध्वंस के शुरुआत का इफेक्ट दिया जा सके। और यह काम भैया नहीं कर सकता। खैर देखें कि इंस्पेक्टर स्टील भी आ पाते हैं या नहीं। इस अजीबोगरीब समय पर हो रही रैली सबका ध्यान आकर्षण करने में कामयाब हो रही थी। से नो टू प्लास्टिक, से नो टू प्लास्टिक। जो भी हमारी अपील पर गौर करके हमारे और पृथ्वी के भविष्य को प्लास्टिक से बचाना चाहता है, वह अपने घर की सारी प्लास्टिक थैलियाँ हमको दे दें, ताकि हम बच्चे उसको एक खास तौर से बनाए गए प्लास्टिक थैली हवन कुंड में डालकर नष्ट कर दें। और जो अन्य बच्चे इस अभियान में हमारा साथ आना चाहें, उनका हम स्वागत करते हैं। प्लास्टिक नष्ट करो, प्लास्टिक नष्ट करो। श्वेता की अपील का तगड़ा असर हो रहा था। घर घर से लोग प्लास्टिक की थैलियाँ बाहर निकालकर रैली में शामिल बच्चों के हवाले कर रहे थे। ले बेटे, तू भी घर की सारी प्लास्टिक थैलियाँ ले जा और इनको नष्ट कर दे। आज से हम इन थैलियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जल्द ही रैली अपने गंतव्य पर पहुंच गई। ये है हमारा स्पेशल हवन कुंड। सारी थैलियाँ इसी में डाल दीजिए। इस गड्ढे के भरते ही इंस्पेक्टर स्टील अपने मेगा गन का एक ही ब्लास्ट से इसका नाश कर देंगे। ये भाषण जरा धीरे बोल श्वेता। इंस्पेक्टर स्टील को तो रैली में हमारे साथ शामिल होना था, वह तो हुआ नहीं। अब वह यहाँ पर भी आएगा, इसकी क्या गारंटी है। डरा मत गुल्लू, अभी भैया को नाराज करके आई हूँ, और अगर इंस्पेक्टर स्टील साहब भी चकमा दे गए तो ये सारी प्लास्टिक थैलियाँ गड्ढे से बाहर निकालकर वापस बांटनी पड़ जाएगी। ऐसा नहीं होगा श्वेता। इंस्पेक्टर स्टील को लोग फर्ज की मशीन कहते हैं, और समाज तथा पर्यावरण के प्रति भी मेरा कुछ फर्ज है। अपने फर्ज को मैं कभी धोखा नहीं दे सकता। वह तो कुछ आतंकवादियों को पकड़ने में मुझे समय लग गया, वरना मैं और जल्दी आकर एंटी प्लास्टिक रैली में भी जरूर शामिल होता। हुर्रे, इंस्पेक्टर स्टील आ गया। स्टील सुपर कॉप है, हमारा हीरो टॉप है। थैंक गॉड, थैंक गॉड वह जल्दी से आप आ गए। अब जल्दी से अपनी मेगा गन चलाइए, कहीं से आपका कोई और काम ना आ जाए तो हमारी रैली टाए टाए फिस हो जाएगी। रिलैक्स श्वेता, ये रैली फ्लॉप नहीं होगी। पीछे हट जा। इंस्पेक्टर स्टील मेगा गन चलाने जा रहा है। इंस्पेक्टर स्टील ने अपनी मेगा गन प्लास्टिक थैलियों से भरे गड्ढों की तरफ तानी, लेकिन चला नहीं पाया। बचाओ, यह क्या मुसीबत आ गई है। उधर से चिल्लाने की आवाज़ें कैसी आ रही हैं। लगता है कुछ गड़बड़ है। मैं अभी अपने टेलीस्कोपिक विजन से देखता हूँ कि क्या गड़बड़ हो रही है। ये मेरी किस्मत की तरह गड़बड़ है। भैया की बद्दुआ लग रही होगी मुझको। मशीनी कॉप इंस्पेक्टर स्टील ने अपने टेलीस्कोपिक विजन को सेट किया और वह चौंक उठा। अरे, यह क्या चीज़ है। देखने में तो इंसान जैसा नजर आ रहा है, लेकिन यह इमारतों को छूकर सीमेंट, कंक्रीट और ईंटों को रेत में बदल दे रहा है। सिर्फ लोहे की सरिया और गार्डर ही इसके असर से बच पा रहे हैं, और शायद लकड़ी भी। इसके पैरों से भी कुछ अजीब सी ऊर्जा निकल रही है, जो इसके पैर के संपर्क में आने वाली रेत को भी रेतीली सतह में तब्दील करती जा रही है। और वो तो इधर ही आ रहा है। बच्चों, तुम सब तुरंत उस तरफ से भाग लो। श्वेता, तुम्हारा कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ेगा, लेकिन मेरी वजह से नहीं, उस मुसीबत की वजह से जो राजनगर को रेगिस्तान में तब्दील करता हुआ इधर ही आ रहा है। उफ, आखिर गड़बड़ होकर ही रही, लेकिन जिसने मेरी रैली का बंटाधार किया है उसको मैं छोड़ूंगी नहीं।
श्वेता आने वाली मुसीबत को एक मामूली सा विलन समझ रही थी, लेकिन इस शक्ति से टकराने के लिए सिर्फ हिम्मत ही काफी नहीं थी। मरेत पूरी सृष्टि को बना डालेगा रेत। रेतीले पत्थर की भुजा का एक वार रेत बन चुकी इमारत सामग्री को धूल में मिला दे रहा था। लेकिन यह तबाही ज्यादा देर तक नहीं चली। राजनगर को बचाने वाले हाथ काफी सशक्त थे। बस रुक जा और अपने आप को कानून के हवाले कर दे, वरना इंस्पेक्टर स्टील तेरा वही हाल करेगा जैसा तू राजनगर की धरती पर कर रहा है। मरेत पर वार, मरेत तुझे नहीं छोड़ेगा। छोड़ मरेत का रास्ता, फाड़, वरना दफना देगा तुझे मरेत इसी रेत में। स्टील के वार ने तो सिर्फ हल्की सी रेत उड़ाई थी, लेकिन मरेत के वार ने स्टील को ही हवा में उछाल दिया। आह, इसका सारा शरीर तो रेत का बना हुआ लग रहा है, लेकिन रेत के शरीर में जान कैसे आ सकती है? और ऐसी अमानवीय शक्ति से तो मेरा पाला पहले कभी नहीं पड़ा। सारे शरीर के पेंच ढीले हो गए लगते हैं। वैसे इस मरेत का रूप इंसानी जरूर है, लेकिन इसका रेतीला शरीर इंसान नहीं हो सकता। मेरी स्कैनिंग भी यही कह रही है, यानी मैं इस पर ऐसा घातक वार कर सकता हूँ जो इसको नष्ट कर दे। मेगा गन का रॉकेट लॉन्चिंग मोड ऑन हुआ और उसकी गरज ने वातावरण के साथ साथ मरेत के शरीर को भी कपा डाला। मरेत के पेट में एक बड़ा छेद बनाता हुआ रॉकेट मरेत के रेतीले शरीर के आसपास हो गया, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ और नहीं हुआ, क्योंकि रेतीले शरीर में बना हुआ छेद रेत से अपने आप बंद भी हो रहा था। स्टील को आश्चर्यचकित होने का मौका तक नहीं मिल पाया। अरे, इसका हाथ तो लंबा होकर मुझे अपने शिकंजे में ले रहा है। ये अपने शरीर से रेत पैदा कर कर अपने अंगों को मनचाहा आकार दे सकता है। इंस्पेक्टर स्टील की मशीनी शक्ति भी उसे इस रेतीले शिकंजे से छुड़ा ना सकी, और उसके बाद उसके इंसानी दिमाग को रात में तारे के साथ साथ कई सूर्य भी नजर आने लगे। आह, कैसी भीषण ताकत है इसमें, जो मेरे टनों वजनी शरीर को उठा उठा कर ऐसे पटक रही है जैसे मैं कोई खिलौना हूँ। इन वारों से मेरे स्टील के शरीर को तो शायद नुकसान ना पहुँचे, लेकिन मेरे अंदर लगे नाजुक कंप्यूटर पुर्जे और सर्किट जरूर खराब हो सकते हैं। मुझे इस शिकंजे से आज़ाद होना ही होगा, और इसका सबसे आसान तरीका यह है कि शिकंजे को जड़ से ही काट दिया जाए। मेगागन के उस ब्लास्ट ने उस हाथ को ही मरेत के कंधे से अलग कर दिया और स्टील आज़ाद हो गया। देवताओं ने इस बार कुछ ज़्यादा ही अजीब सी सृष्टि रच रही है। पहले अपने शरीर से नाग उगलने वाला मानव, और अब यह धातुई मानव जो आंशिक रूप से मानव है और आंशिक रूप से यंत्र। खैर, ये मरेत का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। देखता हूँ ये मरेत के सामने कितनी देर तक टिकता है। अब मैं मरेत से जो चाल चलवाऊंगा उसके सामने ये धातुई मानव टिक नहीं पाएगा, तड़प तड़प कर मरेगा। अगले ही पल मरेत का टूटा हाथ बालू कोड़ों में बदलकर फिर से मरेत के कंधों से आ जुड़ा। कमाल है, इसको तोड़ने का मतलब अपनी एनर्जी बर्बाद करना है। कैसे भी तोड़ो ये जुड़ जाता है। अब मरेत तुझे तोड़ेगा और तू जुड़ नहीं पाएगा। स्टील के संभलने से पहले ही रेत के कई टीले उसकी मशीनी शरीर से आ टकराए और मरेत, हा हा हा, उफ, ये रेत तो मेरे जोड़ों के अंदर घुसती जा रही है और उनको जाम करती जा रही है। मैं अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहा हूँ। अब तुझे हिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हिलते रहने से तू जल्दी मरेगा। मैं ज़मीन को रेतीले दलदल में बदल रहा हूँ, और इसमें तू जितना तड़पेगा उतनी ही जल्दी धंसेगा। आह, यह सही कह रहा है। रेत में मेरे कंप्यूटर उपकरणों को भी जाम कर दिया है। मैं अपने हेलीकॉप्टर को मदद के लिए नहीं बुला पा रहा हूँ। स्टील का शरीर पानी में डूबते किसी भारी पत्थर की तरह रेतीले दलदल में धंसता जा रहा था, और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। यह था, चंडिका, तुम मुझको जानते हो इंस्पेक्टर स्टील? पहले मिला तो कभी नहीं चंडिका, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में तुम्हारा जिक्र होता रहता है, और न्यूज़पेपरों में भी तुम्हारी फ़ोटो भी एक दो बार देखी है। मैं तो यहाँ पर जल्दी आ जाती इंस्पेक्टर स्टील, लेकिन मरेत की सड़क को रेतीला दलदल बना देने की शक्ति देखकर ये डेजर्ट रिकवरी वैन लाइन वापस चली गई थी। इसकी चौड़े और बड़े पहिए रेतीले दलदल में नहीं धंसते। किस्मत की बात थी कि यह मुझे पास के ही एक गैराज में मिल गई। खैर, अब ये बताओ कि इस मरेत से निपटना कैसे है? यह मेरी भी समझ की बात है चंडिका। वैसे तो मेरे जोड़ अभी भी जाम है। मेरे अंदर लगे लुब्रिकेटिंग वायर मेरे जोड़ों में फिर से ग्रीस भरकर उसे ठीक तो कर देंगे, लेकिन इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगेगा, और तब तक मैं हिल भी नहीं पाऊंगा। मेगा गन चलाने के लिए हाथ नहीं उठा पाऊंगा।
हम इसे नष्ट चाहे न कर सकें, पर कोई आइडिया दिमाग में आने तक इसे रोक तो सकते ही हैं। और इसको तोड़ने में तुम मेरी बहुत मदद कर सकते हो स्टील। अपने शरीर का इस्तेमाल उस लोहे की गोली की तरह करके, जिससे बड़ी बड़ी मजबूत इमारतें भी ढह जाती है। बस वह लोहे का गोला तुम होगे जिसे चलाऊंगी मैं तैयार हूं चंडिका। और अगले पल जो हुआ, मरेत को उसकी उम्मीद नहीं थी। धड़ाक! स्टील का टनों वजनी शरीर उसके रेतीले जिस्म से तेज गति से आ टकराया और उसके शरीर के रेतीले जोड़ धंसने लगे। थम! तर तर कड़ाक! चंडिका के सटीक इंस्पेक्टर स्टील वॉर मरेत को जुड़ने से पहले ही तोड़ते जा रहे थे। कुछ ही देर में मरेत के सारे शारीरिक अंग अलग अलग हो चुके थे। ये मानव क्या समझते हैं कि इन्होंने मरेत को बेबस कर दिया? नहीं, मरेत मारेगा रेत से। इंस्पेक्टर स्टील जानता था कि मरेत को तोड़ने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब मेरे जोड़ खुल गए हैं चंदिका, मैं हरकत कर सकता हूँ, लेकिन यह मरेत फिर से जुड़ जाएगा। इसको तोड़ने की कोशिश करना अपनी एनर्जी बर्बाद करना है। यही तो हमको करते रहना है स्टील, क्योंकि यह अपने आप को जोड़ने की कोशिश कहीं करता रह जाएगा और अपने रेतीले वार नहीं कर पाएगा। तब तक हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। मरेत को पार करके सिर्फ एक ही रास्ता जाता है, मौत का रास्ता। आह! यह तो अपने टूटे सिर से रेत की आंधी उगल रहा है। मेरी आड़ में हो जाओ चंडिका। लेकिन आड़ में होने का कोई फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि मरेत के मुख से निकलती बेशुमार रेत पूरे इलाके को रेत से ढकती जा रही थी। और जब राजनगर पर इतनी भयंकर मुसीबत आ पड़ी हो, तब राजनगर का रक्षक भला उससे अनजान कैसे रह सकता था? क्या? रेत की आंधी, और वह भी राजनगर के सिर्फ एक भाग में? हाँ कैप्टन, देखो हमारे पास अभी अभी कुछ सैटेलाइट फोटोग्राफ्स आए हैं, और ये है इस तबाही का कारण। ओह, इंस्पेक्टर स्टील और चंडिका भी वहाँ पर है, और दोनों मुसीबत में भी है, और ये दोनों मिलकर भी इस प्राणी को रोक नहीं पाए हैं, तो इसमें ज़रूर कोई भीषण शक्ति है। मुझे कुछ तैयारी करके जाना होगा करीम। कैसी तैयारी कैप्टन? रेत की इस तूफान को भला कैसे रोका जा सकता है? तूफान राजनगर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है करीम। नुकसान हवा में उड़ते रेत कणों से पहुंच रहा है। ये जमीन पर मोटी रेतीले सतह बिछाने के साथ साथ हवा में मिलकर लोगों के फेफड़ों में भी पहुंच सकते हैं और उनका दम घोट सकते हैं। हवा में उड़ती रेत को रोकना होगा, और मेरे दिमाग में इस रेत को हवा से अलग करने का एक बहुत अच्छा आइडिया आ रहा है। ध्रुव का आइडिया अमल में आने से पहले ही शायद स्टील और चंडिका की लगातार ऊपर उठती रेतीली सतह में कब्र बन जानी थी। आह! यह रेत तो लगातार ऊपर ही उठती जा रही है। इस रफ्तार से ही तो यह कुछ ही मिनटों में हमारे सर के ऊपर होगी। ऑफ! थू! बोला भी नहीं जा रहा है, रेत मुंह के अंदर घुस रही है। और इस बार तो मुझे बचाने वाले डेजर्ट रिकवरी वैन खुद भी रेत में दफन हो चुकी है। यह तरीका ज़्यादा अच्छा है। ऐसे तो यह पूरी सृष्टि ही रेत के नीचे दफन होकर अपने आप नष्ट हो जाएगी। मैं बेकार एक एक भवन तोड़ने की मेहनत कर रहा था। राजनगर का वह भाग सचमुच विनाश के कगार पर पहुंच चुका था। लेकिन तभी तारों भरे साफ आसमान से मूसलधार बारिश शुरू हो गई। अरे अरे, यह जल कहाँ से आ रहा है? ये बूंदें वायु से भरे रेत कणों को समेटकर जमीन में मिलाती जा रही हैं। हवा में रेत कण न उड़ पा रहे हैं, न ही रुक पा रहे हैं। यह क्या हो रहा है चंडिका? एकाएक साफ आसमान से ये बिन बादल बरसात कैसे होने लगी? और बरसात भी इतनी मूसलधार है कि जमीन पर पड़ी रेत की मोटी परत तक बढ़ती जा रही है। ये है तो एक करिश्मा इंस्पेक्टर स्टील, और ऐसे करिश्मे को सिर्फ एक ही शख्स अंजाम दे सकता है, सुपर कमांडो ध्रुव। यस, मेरा ख्याल एकदम सही है। पर यह मूसलधार बारिश तुम लाए कहाँ से ध्रुव? राजनगर फिल्म सिटी तक जाकर उनका कृत्रिम बारिश के सीन फिल्माने वाले पाइपों का जाल लाकर। इसमें फायर ब्रिगेड के हाई पंपों द्वारा प्रेशर से पानी छोड़े जाने पर मूसलधार बारिश शुरू हो गई, और हवा में उड़ते रेत के कण पानी के बूंदों में जब्त होकर बैठते चले गए। यार, कभी कभी मुझे शक होता है कि कंप्यूटर चिप मेरे बजाय तुम्हारे दिमाग में तो नहीं लगी है। अब इतनी सारी रेत राजनगर के इस क्षेत्र का सीवर सिस्टम कुछ समय के लिए जाम जरूर कर देगी, लेकिन रेत में दबकर मरने से तो बेहतर है कि 2-3 दिनों के लिए सीवर की समस्या को झेल लिया जाए। मरेत मारेगा रेत से। मरेत की योजना में रुकावट डालने वाला जिंदा नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। मरेत की रेतीली पूंछ लंबी होती चली गई और स्टार कॉप्टर को एक जोरदार झटका लगा।
ध्रुव अपना संतुलन खोकर स्टार कॉप्टर से अलग जा गिरा और उसी पल रेतीली पूंछ के दूसरे वार ने उसको हवा में और ऊपर तक उछाल दिया। उफ! बड़ा जोरदार वार था। मेरा सर घूम रहा है, पर मुझे अपने होश संभालने होंगे, वरना इतनी ऊंचाई से पाइपों या जमीन से टकराने पर मेरे शरीर भी रेत जितने छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा। स्टार लाइन को पाइप सिस्टम में फंसाने की कोशिश करता हूँ। अरे, ब्रेसलेट काम नहीं कर रहा। शायद इसके अंदर भी रेत के कण चले जाने से इसके मैकेनिज्म जाम हो गए हैं। पर अब करूँ क्या करूँ? पाइप पकड़ने की कोशिश करूँ? ओह! इसकी दुम फिर से मुझे टक्कर देने के लिए मेरी तरफ आ रही है, और इस बार अगर मुझे फिर से टक्कर लग गई तो शायद मैं अपने होश को बैठूंगा। मुझे जुपिटर सर्कस में सीखी गई हवा में कलाबाजी खाने की कला का प्रयोग करना होगा। इस संबंध में विस्तार से जानने के लिए पढ़ें सुपर कमांडो ध्रुव का विशेषांक प्रतिशोध की ज्वाला। ध्रुव का शरीर हवा में ही एक खास कोण पर मुड़ा और उसकी तरफ बढ़ती रेतीली दुम की बगल से गुजर गया। लेकिन तभी, अरे, यह मैं क्या मूर्खता कर रहा हूँ। मुझे इस दुम से बचने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि मुझे तो इस दुम के और पास तक जाना है, क्योंकि यही वह एकमात्र रास्ता है जिसके जरिए मैं अपने शरीर को तुड़वाए बगैर सकुशल नीचे पहुंच भी सकता हूं और पानी से गीले हो चुके इसके रेतीले शरीर को भी तोड़ सकता हूं। ऐसे मामूली वारों का इस पर कोई असर नहीं होगा ध्रुव। तुम तोड़ते जाओगे और ये जुड़ता जाएगा। यह कोई अजीब शक्ति से बना प्राणी है। वह तो भला हो कि मैंने इसको पहले ही अपने टेलीस्कोपिक विजन से देखकर एंटी प्लास्टिक रैली में भाग लेने वाले आए सैकड़ों बच्चों को भगा दिया, वरना इस वक्त हम इससे लड़ने के बजाय उनकी जान बचाने में लगे हुए होते। एंटी प्लास्टिक रैली? वही रैली ना जो श्वेता ने ऑर्गेनाइज की थी और इसमें हजारों प्लास्टिक की थैलियों को एक हवन कुंड में डालकर नष्ट करने की योजना थी। वह कुंड यहीं कहीं आसपास है क्या? हाँ ध्रुव, यहाँ से मुश्किल से 50 गज दूरी पर है। लेकिन थैलियाँ नष्ट कर पाने से पहले ही यह दूसरा नष्टक मरेता थमका। तब तो काम बन गया इंस्पेक्टर स्टील। चंडिका, तुम भी हमारे साथ इस मरेत को उस कुंड की तरफ ढकेलना शुरू कर दो। लेकिन इससे क्या होगा ध्रुव? समझाने का वक्त नहीं है चंडिका, कुछ देर में तुम अपने आप समझ जाओगी। योजनाएं जो उलझती जा रही हैं। अब ये तीसरा मानव आधम का है। ध्यान देने योग्य बात यह है, ये तीनों सामान्य मानव से कुछ अलग प्रकार की पोशाकें पहने हुए हैं और ये तीनों ही मरेत से जूझने का साहस कर पा रहे हैं। ये या तो किसी किस्म के प्रहरी हैं या रक्षक। पता करना पड़ेगा कि मानवों की इस साहसिक प्रजाति को क्या कहते हैं। और इसी दौरान महानगर में, अच्छा, तो तुमने उस सर्प प्राणी को अपने शरीर के अंदर ही कैद कर रखा है नागराज? हाँ भारती, जब तक वह मेरे शरीर में रहेगा तब तक मेरी इच्छा और मेरे सूक्ष्म सर्प उस पर हावी रहेंगे और वह सामान्य रूप में नहीं आ पाएगा। पर वह प्राणी आखिर आया कहाँ से था? उसका मकसद क्या था? यह तो मुझे भी नहीं पता। नागराज, यह क्या क्या हुआ दादाजी? आप मुझको ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम्हारे तुम्हारे चारों तरफ एक दिव्य सी ऊर्जा का क्षेत्र चमक रहा है। ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। यह जरूर उसी सर्प प्राणी की ऊर्जा है जिसको मैंने अपने शरीर में समा लिया है। मेरे सर्प उस प्राणी को तो निष्क्रिय किए हुए हैं, लेकिन ऊर्जा को नहीं रोक पा रहे हैं। ओह, समझा। वाह, लेकिन मुझे इससे तो कोई नुकसान नहीं महसूस होता। क्या हुआ नागराज, तुम ठीक तो हो ना? मेरे दिमाग में अजीब सी आकृतियां उमड़ रही है। राजनगर में कुछ गड़बड़ हो रही है। मैं एक विचित्र रेत के प्राणी की आकृति देख रहा हूँ और साथ में ध्रुव, इंस्पेक्टर स्टील और चंडिका भी हैं। उस रेतीले प्राणी में मुझे वैसी ही ऊर्जा का आभास हो रहा है जैसी सर्प प्राणी के अंदर थी। मुझे उनकी मदद को जाना होगा, जाना होगा। नागराज के मस्तिष्क में यह विचार क्रांतते ही नागराज का शरीर अपने आप हवा में घुलने लगा। यह क्या नागराज, तुम अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग क्यों कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ भारती, मेरा शरीर अपने आप गायब हो रहा है। नागराज। राजनगर में मरेत को प्लास्टिक थैलियों के हवन कुंड की तरफ ढकेलने में इंस्पेक्टर स्टील के भारी भरकम वार ही सबसे ज़्यादा कामयाब हो रहे थे। बस स्टील, अब यह प्लास्टिक थैलियों से भरे हवन कुंड में पहुंच गया है और बारिश भी बंद हो गई है। शायद फायर पंपों का पानी खत्म हो गया है। अब इसके हवन कुंड में गिरते ही तुम वही काम करो जिसके लिए तुम यहाँ आए थे। अपनी मेगा गन से उस कुंड में आग लगा दो, जल्दी। बिना कुछ और पूछे स्टील की मेगा गन गरज उठी
और प्लास्टिक की बेशुमार थैलियां दहकती आग में गल गल कर मरेत के शरीर से लिपटने लगी। अब यह प्लास्टिक गल गल कर मरेत के रेतीलों कणों में ऐसे घुस जाएगा जैसे कि दीवार की दरार में पानी का पानी घुस जाता है। और जब हम इसे तोड़ेंगे तो रेत के कणों के ऊपर प्लास्टिक की परतें चिपकी होने के कारण रेत के कण आपस में जुड़ नहीं पाएंगे। अगर ऐसा है तो तुम्हारी थ्योरी को अभी चेक कर लेते हैं। इंस्पेक्टर स्टील के उस भीषण वार ने मरेत के प्लास्टिक लिपटे शरीर को कई टुकड़ों में बांट दिया और वे टुकड़े सचमुच अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद जुड़ नहीं पा रहे थे। चलो, आखिर भैया हमारी रैली के क्लाइमेक्स पर यहाँ पहुंच ही गया। उफ! रेत में हर ऊर्जा तो अभी भी मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर एक आवरण चिपक जाने के कारण रेत अपना प्राकृतिक स्वभाव खो बैठी है और इसी के कारण उसके कण आपस में जुड़ नहीं पा रहे हैं। पर पर यह क्या? यह तो नागराज है। पर नागराज यहाँ पर कैसे आ गया? नागराज, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? और वह भी इच्छाधारी कणों में बदलकर? यह तुम्हारी कोई नई शक्ति है क्या? जवाब में नागराज सर्प प्राणी से मुठभेड़ की अपनी सारी कहानी सुनाता चला गया। और फिर मैं यहाँ आ गया। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा जरूर सर्प प्राणी और मरेत में एक ही ऊर्जा होने के कारण हुआ होगा नागराज। अब वही ऊर्जा तुम्हारे अंदर भी है, इसीलिए तुम्हारा मस्तिष्क का संबंध मरेत की अंदर की ऊर्जा से भी जुड़ गया और उसी ऊर्जा ने तुम्हारे शरीर कणों को यहाँ टेलीपोर्ट कर दिया। इसका एक ही अर्थ है, वह यह कि ये सर्प प्राणी और मरेत एक ही स्थान से आए हैं। कोई गहरा षड्यंत्र है इसके पीछे।